ये है चीनी यानी शुगर। आपकी चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक से लेकर चॉकलेट, मिठाई और खाने पीने की लगभग हर दूसरी चीज में इसका यूज होता है। होली, दीपावली, ईद या क्रिसमस की मिठाई हो या आपके बर्थडे या एनिवर्सरी का केक, चीनी के बिना लगभग सब कुछ फीका ही रह जाता है। और केवल खाना ही नहीं, चीनी ने दुनिया के इतिहास और राजनीति दोनों को दिशा दिखाई है। भारत के इस प्रमुख राज्य में कुछ ही दिनों में चुनाव आने वाले हैं और यहाँ भी चीनी ही ये तय करने वाली है कि महाराष्ट्र की राजनीति पर किसका राज होगा। तो चलिए समझते हैं कि कैसे महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में शुगर इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गई है कि इस पर कंट्रोल किए बिना चुनाव जीतना तो छोड़िए, लड़ना भी मुश्किल है। आज चीनी दुनिया भर में जगह जगह पर यह तय करती है कि किसकी राजनीति में मिठास घुलेगी और किसका पॉलिटिकल गेम फीका पड़ जाएगा। और ऐसी ही एक जगह है भारत का सबसे धनी राज्य महाराष्ट्र। यहाँ की राजनीति में जितना इन्फ्लुएंस यहाँ की शुगर इंडस्ट्री का है, उतना शायद ही किसी और इकोनॉमिक प्रोडक्ट का है। वसंत दादा पाटिल, एसबी चव्हाण, विलासराव देशमुख और अशोक चव्हाण महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके नेताओं में एक चीज कॉमन है और वो है शुगर। ये सभी महाराष्ट्र के शुगर बिजनेस से जुड़े रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में चीनी या शक्कर इतना बड़ा फैक्टर कैसे बन गई। सबसे प्रमुख बात यह है कि भारत में जितनी भी शुगर प्रोड्यूस की जाती है उसका लगभग 1/3 भाग महाराष्ट्र से आता है। अब इतने बड़े प्रोडक्शन पर अगर किसी का कंट्रोल होगा तो उसका पॉलिटिकल क्लाउड बनना तो काफी नेचुरल ही है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश में भी तो बहुत शुगर प्रोड्यूस होती है, लेकिन वहां तो ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर महाराष्ट्र में ही शुगर इतनी क्रिटिकल क्यों बन जाती है? इसका उत्तर हमें महाराष्ट्र के इतिहास में मिलता है। मिड 18th सेंचुरी में बंगाल के चौथ को लेकर शुरू हुई पेशवा भोसले फ्यूड के बाद से ही महाराष्ट्र में एक ब्राह्मण मराठा टसल चलता आ रहा है। सबसे पहले जब 1940 के दशक में महाराष्ट्र के अधिकतर राष्ट्रवादी युवा हिंदू महासभा या आरएसएस के नेतृत्व में भारत विभाजन के विरुद्ध अपनी आवाज उठाने लगे तो गोडसे द्वारा मोहनदास गांधी की हत्या ने सरकारी तंत्र को एक अवसर दिया कि वो इस मराठा ब्राह्मण डिस्प्यूट का फायदा उठाए। गांधी की हत्या के बाद महाराष्ट्र के ब्राह्मणों को उन सब क्षेत्रों से उखाड़ दिया गया जहां जहां उनका वर्चस्व था। नेहरू की कांग्रेस के लिए ये काम किया यशवंतराव चव्हाण और एसके पाटिल ने। ब्राह्मणों के इन क्षेत्रों से मास एक्सोडस के साथ ही मराठाओं ने वहां का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया और यहीं से उदय हुआ 96 कुली मराठाओं की राजनीति का। इस 96 क्लैन पावर लॉबी का पार्ट बनने के लिए केवल जाति काफी नहीं थी, आपका सही परिवार से होना भी उतना ही आवश्यक था। इस लॉबी के मेंबर 96 कुली मराठाओं के वो परिवार थे जो किसी भी स्थिति में यशवंतराव चव्हाण के प्रति निष्ठावान थे। ये अधिकतर पश्चिमी महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के देशस्थ ब्राह्मण थे। यहाँ हुआ ये कि ब्राह्मणों के इन क्षेत्रों से निकलने के बाद यशवंतराव चव्हाण ने एक नई जागीरदारी व्यवस्था शुरू की। इसमें अलग अलग क्षेत्र अलग अलग परिवारों को दे दिए गए। जैसे नांदेड़ चव्हाण परिवार को दिया गया, सतारा यशवंतराव चव्हाण ने अपने पास रखा, सांगली पाटिल परिवार को दिया गया, लटूर चाकुरकर और देशमुख परिवार को, कोल्हापुर देसाई परिवार को और पुणे बारामती पवार के पास गया। ऐसे ही डिफरेंट रीजन्स में कोई ना कोई इंपॉर्टेंट फैमिली जो यशवंतराव चव्हाण के प्रति लॉयल थी, उन्हें इस रीजन का पूरा कंट्रोल दे दिया गया। इससे कांग्रेस का रूरल महाराष्ट्र में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस बन गया। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि महाराष्ट्र तब तक एक अलग राज्य नहीं बना था और ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। और जैसे 1955 में तेलुगु भाषियों के लिए एक अलग आंध्र प्रदेश की मांग हो रही थी, वैसे ही मराठी बोलने वालों के लिए अलग महाराष्ट्र राज्य के लिए संयुक्त महाराष्ट्र समिति आंदोलन कर रही थी। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे बाला साहिब ठाकरे के पिता केशव ठाकरे, जिन्हें प्रबोधनकर भी कहा जाता है। अब जैसे जैसे इस आंदोलन को लोगों का समर्थन मिला, वैसे वैसे कांग्रेस कमजोर होती गई क्योंकि नेहरू लिंग्विस्टिक स्टेट्स के विरुद्ध थे। 1957 के बॉम्बे प्रेसिडेंसी इलेक्शंस में कांग्रेस जैसे तैसे सरकार में आ गई, लेकिन संयुक्त महाराष्ट्र समिति के समर्थित कैंडिडेट्स को काफी सीटें मिली। अगर इसे किसी तरह नहीं रोका जाता तो कांग्रेस 1962 तक महाराष्ट्र की राजनीति से हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती। वैसे आप सोच रहे होंगे कि ये सब पॉलिटिक्स तो ठीक है, लेकिन इसमें चीनी कहां से आई? तो हुआ ये कि स्वतंत्रता के कुछ पहले से ही पश्चिम महाराष्ट्र में गन्ने की खेती होती आई थी और यहाँ कई छोटी छोटी शुगर फैक्ट्रीज भी थी जो वहां के धनी मराठा किसानों की थी। लेकिन जब स्वतंत्रता के बाद से अलग महाराष्ट्र की राजनीति गरमाने लगी, तब 1950 में अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट के प्रवार नगर में विठ्ठलराव विखे पाटिल ने एक बड़ी प्रवार कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री स्थापित की। फिर धीरे धीरे क्षेत्र में कई कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री लगने लगी और इन्हीं बढ़ते शुगर कोऑपरेटिव्स में यशवंतराव चव्हाण ने कमजोर पड़ती कांग्रेस के लिए इंस्टेंट एनर्जी ढूंढ ली।
उन्होंने बढ़ती शुगर फैक्ट्रीज के इस फिनोमिना को महाराष्ट्र के शुगर कोऑपरेटिव मूवमेंट में बदल दिया और फिर बहुत तेजी से वेस्टर्न महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में इनका एक पूरा नेटवर्क तैयार हो गया। इस मूवमेंट का एक क्रूशियल इंपैक्ट ये हुआ कि इसने महाराष्ट्र को भरपूर इकोनॉमिक ग्रोथ दी, जिससे वो अल्टीमेटली भारत का वेल्थीएस्ट स्टेट भी बन गया। इस मूवमेंट के पॉलिटिकल एस्पेक्ट को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे राजा टोडरमल ने उत्तर भारत में अकबर के लिए मनसबदारी लाकर अगले 300 वर्षों तक गंगा वैली में मुगल शासन को स्टेबलाइज कर दिया था, ठीक वैसे ही यशवंतराव चव्हाण ने अपने शुगर कोऑपरेटिव्स के इस मॉडर्न मनसबदारी सिस्टम से नेहरू और कांग्रेस के लिए लंबे समय तक महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में एस्टेब्लिशमेंट तैयार कर दिया। वेस्टर्न महाराष्ट्र के हर एक डिस्ट्रिक्ट को 96 कुली मराठाओं के किसी न किसी परिवार को दे दिया गया, जो यशवंतराव को अपना सर्वे सर्वा मानता था। अब इससे हुआ ये कि जब मई 1960 में अलग महाराष्ट्र की स्थापना हुई तो संयुक्त महाराष्ट्र समिति उतनी प्रासंगिक नहीं रही। ऐसे में राज्य का पूरा कंट्रोल अब यशवंतराव की शुगर लॉबी के पास आ गया। आप सोचिए कि ये सिस्टम महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में इतना एंट्रेंच और पावरफुल था कि जब देश के सभी बड़े स्टेट्स में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स बन रही थी, तब भी महाराष्ट्र कांग्रेस के पास रहा। लेखक एनआर खेखले अपनी पुस्तक प्रेशर पॉलिटिक्स इन महाराष्ट्र में 1952 से 1972 तक की अपनी स्टडी में ये लिखते हैं कि इस समय पर जितने भी शुगर कोऑपरेटिव्स के चेयरमैन थे, उसमें से 74% एमएलए या एमपी बने थे और शुगर कोऑपरेटिव्स के 21 चेयरमैन तो कांग्रेस पार्टी में काफी बड़ी बड़ी पोजीशंस पर भी थे। अब महाराष्ट्र सरकार का भी इन शुगर कोऑपरेटिव्स में एज अ स्टेक होल्डर, गारंटर और रेगुलेटर काफी बड़ा रोल रहता है। इसीलिए ये शुगर कोऑपरेटिव्स सेल्फ सफिशिएंट या प्रॉफिटेबल होने के लिए ऑब्लिगेटेड नहीं होती हैं। इससे उन्हें सिस्टम के लूप होल्स को एक्सप्लॉइट करके मिसअप्रोप्रिएशन, पिल्फरिंग और करप्शन करने का चांस मिल जाता है, क्योंकि कोऑपरेटिव्स के बोर्ड मेंबर्स जानते हैं कि फैक्ट्री या उससे जुड़े किसानों को नुकसान का भरपाई तो सरकार करेगी। इसका लाभ उठाकर शुगर कोऑपरेटिव्स को कंट्रोल करने वाले लोग गवर्नमेंट हायरार्की में ऊपर चढ़ जाते हैं। इन चुनिंदा बड़े किसानों को बाकी स्टेट कोऑपरेटिव्स के बोर्ड्स के लिए नॉमिनेट किया जाता है, स्पेशली कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए, और फिर वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस और यहाँ तक कि शेप भी करने लग जाते हैं। इस फिनोमेना को पोर्क बैरल पॉलिटिक्स कहते हैं, यानी वो प्रोजेक्ट्स, प्रोग्राम्स या ग्रांट्स जिनका बेनिफिट तो किसी एक स्पेसिफिक एरिया या कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को ही मिलता है, लेकिन उन्हें फाइनेंस सबके टैक्स से किया जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल स्टेट या डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स द्वारा शुगर कोऑपरेटिव फैक्ट्रीज को दिए जाने वाला लोन या स्कीम्स हैं, जिन्हें इन कोऑपरेटिव्स के बोर्ड मेंबर्स अपनी पॉलिटिकल एक्सिजेंसीज के अकॉर्डिंग केवल अपने सपोर्ट बेस के लिए ही इंप्लीमेंट करते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो सरकारी संसाधनों का उपयोग किसी पॉलिटिकल फेवर की तरह केवल एक वर्ग को पैटर्नाइज करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे महाराष्ट्र के इन शुगर बैरन्स ने या वेस्टर्न महाराष्ट्र की शुगर लॉबी ने केन प्राइसेस, लोन्स और इरिगेशन स्कीम्स को अपने एरिया में एक टूल की तरह यूज किया है, जिससे वो भारी इलेक्टोरल सपोर्ट पा सकें। इसके अलावा इन कोऑपरेटिव्स का स्ट्रॉन्ग होल्ड एस्टैब्लिश करने के लिए ऐसे कई बाइज्ड लॉज भी बने हैं जो एक पर्टिकुलर रेडियस में रहने वाले किसानों को वहां की शुगर कोऑपरेटिव फैक्ट्रीज को ही गन्ना बेचने के लिए बाउंड कर देते हैं। किसान को अगर बाहर कहीं पर अच्छे रेट्स मिल रहे हों तो भी वो अपनी मर्जी से अपनी फसल कहीं और नहीं बेच सकता और उन्हें उन रीजन्स के शुगर बैरन्स के मैनिपुलेटेड प्राइसेस पर ही अपना गन्ना बेचना होगा। इसके अलावा ये कोऑपरेटिव्स बैंक लोन से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक शुगर प्रोडक्शन के हर एस्पेक्ट को कंट्रोल करते हैं। इससे इन कोऑपरेटिव्स के पास गन्ना खरीदने और प्रोसेस करने के लिए एक गवर्नमेंट सैंक्शन मोनोपोली बन जाती है। अब क्योंकि महाराष्ट्र में ये इंडस्ट्री लगभग 5 लाख लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट या इनकम प्रोवाइड करती है, तो इससे उनके परिवार भी सीधे जुड़े होते हैं। इसके अलावा भी शुगर कोऑपरेटिव्स का रूरल डेवलपमेंट में एक बड़ा रोल होता है, क्योंकि वो स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स भी चलाते हैं, जिस पर वहाँ के किसान परिवार बहुत हद तक निर्भर होते हैं। इसीलिए यदि किसी के पास इन शुगर कोऑपरेटिव्स पर इन्फ्लुएंस या कंट्रोल है, तो समझो पूरी लोकल इकोनॉमी पर उसका कंट्रोल एस्टैब्लिश हो गया। इस प्रोसेस से शुगर केन फार्मर्स को पैटर्नेज देकर इन्होंने अपना एक लॉयल सपोर्ट बेस बना लिया है, क्योंकि ये लोग या तो खुद एमएलए एमपी होते हैं या इनसे जुड़े हुए होते हैं। इसीलिए ये लोकल बैरन्स या शत्रप बन जाते हैं, जिनके समर्थन के बिना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए वहां से वोट ले पाना नामुमकिन बन जाता है। उन सभी डिस्ट्रिक्ट में जहां भी एक बड़ी शुगर फैक्ट्री है, वहां के किसानों ने शुरू से ही
कांग्रेस को सपोर्ट करके गारंटीड शुगर केन सेल्स और एक सेट मिनिमम प्राइस का फायदा उठाया है। इसने शुगर केन को एक काफी रिस्क फ्री और प्रॉफिटेबल क्रॉप बना दिया है, जिससे इस इंडस्ट्री को हर तरफ से स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सपोर्ट मिलता है। उदाहरण के लिए भारत में माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की समस्या के बाद भी हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुगर इंडस्ट्री के इन्फ्लुएंस के चलते चीनी पर सब्सिडी कंटिन्यूड रखता है। ये भारत के न्यूट्रिशन गोल्स के लिए बहुत ही प्रॉब्लमैटिक चीज है। और तो और प्राइस गारंटीज और अशोर्ड सेल्स ने शुगर केन फार्मिंग को मराठवाड़ा जैसे वाटर डेफिशिएंट रीजन्स में भी एक्सपेंड कर दिया है। ये सभी पॉलिसीज बाकी सस्टेनेबल और डाइवर्स क्रॉप्स की जगह शुगर केन को फेवर करती हैं, जिससे महाराष्ट्र के वाटर रिसोर्सेज और फूड सेक्टर के लिए काफी चैलेंजेस खड़े होते हैं। पर फिर भी इन पॉलिसीज में रिफॉर्म करना या इन्हें डिसकंटिन्यू करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि शुगर इंडस्ट्री के लीडर्स और पॉलिसी मेकर्स में एक स्ट्रॉन्ग ओवरलैप है। बेसिकली ये दिखाता है कि यहाँ के इकोनॉमिक पावर हाउसेस और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स के बीच में एक काफी कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है और ये एक दूसरे पर निर्भर हैं। ये तो हुई बात इन शुगर कोऑपरेटिव्स की फंक्शनिंग की। अब हम वापस इसकी पॉलिटिक्स पर आते हैं। शुरुआत में यशवंतराव चव्हाण ने शुगर कोऑपरेटिव्स को कांग्रेस के पक्ष में कर दिया। कांग्रेस ने 1962 के चुनाव में 264 में से 215 सीटें एक तरफा जीत ली, अपनी सरकार बनाई। लेकिन लेट 1970s आते आते बाकी सेक्शंस लीडरलेस होकर कम्युनिज्म की ओर झुकने लगे। इन परिस्थितियों में यहाँ शिवसेना का उदय हुआ। लेट 1970s में कम्युनिस्ट को मजबूत होते देखकर शुगर लॉबी और बाकी बिजनेसमैन ने कई बार शिवसेना को अपना समर्थन देना शुरू कर दिया। अब जैसे ही कम्युनिस्ट कमजोर पड़े, महाराष्ट्र की राजनीति अपना प्राकृतिक रूप लेने लगी, यानी हिंदुत्व के विचार के साथ दिल्ली का विरोध। मराठाओं और मुगलों के संघर्ष के समय से ही ये महाराष्ट्र की जनता के स्वभाव में आ गया है। उनके लिए शिवाजी महाराज के समय से ही दिल्ली का अर्थ औरंगजेब था। अर्ली 1980s में हुई कई बड़ी वर्कर स्ट्राइक्स ने मुंबई को लगभग थाम सा दिया था। ऐसे में जनता के एंटी दिल्ली सेंटिमेंट का लाभ शिवसेना के हिंदू नेशनलिज्म को मिला। शिवसेना ने कुछ ही समय में उन्हें साम दाम दंड भेद लगाकर महाराष्ट्र की राजनीति से बाहर कर दिया। इसी बीच इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के अत्याचार को देखते हुए 1978 में शरद पवार ने कांग्रेस से अलग होकर पुरोगामी लोकशाही दल बना लिया। मोरारजी देसाई के जनता दल से उन्होंने गठबंधन कर लिया और जेपी के आंदोलन की लहर के बल पर शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी बन गए। लेकिन वापस सत्ता में आते ही इंदिरा ने भी महाराष्ट्र की सरकार को डिसमिस करके कांग्रेस के कोंकणी मुसलमान अंतुले साहब को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन अंतुले को 2 ही वर्षों में 1980 में रिजाइन देना पड़ा और फिर बाबा साहिब भोसले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। जैसे ही सत्ता वापस शुगर लॉबी के हाथों में गई, पवार ने 1987 में एक बार फिर से कांग्रेस ज्वाइन कर ली और दोबारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए। वहीं दूसरी ओर शाहबानो केस के बाद और राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए बढ़ते समर्थन के बीच 1985 में शिवसेना और भाजपा ने गठबंधन कर लिया। इस समय तक शरद पवार ने शुगर कोऑपरेटिव्स का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया था। इस शुगर लॉबी पर कंट्रोल से पवार इतने बड़े बन गए थे कि अर्ली 1990s आते आते पवार भारत के प्रधानमंत्री बनने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तब पवार के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन, मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट, राम जन्मभूमि मूवमेंट और फिर पीवी नरसिम्हा राव के सीक्रेट मनूवर्स ने उनका यह प्रयास पूरा नहीं होने दिया। फिर कुछ ही समय में 1995 में शिवसेना और भाजपा गठबंधन ने महाराष्ट्र में सरकार बना ली। नई सरकार ने महाराष्ट्र में बहुत अच्छा काम किया, लेकिन फिर भी 1999 के चुनाव में आईएनसी एनसीपी वापस सत्ता में आ गई। महाराष्ट्र की राजनीति के जानकार 1995 के चुनावों में शिवसेना बीजेपी की जीत पर कहते हैं कि इन चुनावों में भाजपा और सेना जीती नहीं थी, बल्कि शुगर लॉबी ने उन्हें जीतने दिया था ताकि वो अपने अस्त व्यस्त हो रहे सिस्टम्स को फिर से संगठित कर सकें। शरद पवार की एनसीपी अब कांग्रेस के साथ गठबंधन में थी और 2004 में फिर शरद पवार ने प्रधानमंत्री बनना चाहा, लेकिन सोनिया गांधी ने चिदंबरम की सहायता से पवार को कमजोर कर दिया। शुगर लॉबी की पावर में एक बड़ा फैक्टर कोऑपरेटिव बैंक्स थे और सेंट्रल कांग्रेस ने पवार को लिमिट करने के लिए इन्हीं बैंकों पर वार किया। उदाहरण के लिए यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक को आईडीबीआई में मर्ज कर दिया गया और गणेश बैंक ऑफ कुरुद्वाड़ को फेडरल बैंक में, जिससे उनका कंट्रोल पवार के हाथों से निकलकर सोनिया और चिदंबरम के हाथों में आ जाए। लेकिन इसके बाद से पवार ने फिर 2 दशक तक शुगर लॉबी के दम पर महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी और राज्य में दिल्ली के कंट्रोल को बहुत लिमिटेड कर दिया। पवार का ये कंट्रोल तब तक अनचैलेंज रहा तब तक 2014 की मोदी वेव में केंद्र और राज्य दोनों में भाजपा की सरकार नहीं आ गई।
तब 1995 में भाजपा शिवसेना गठबंधन सरकार में आया था, तब वो इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स, ट्रेडर्स, पॉलिटिशियंस, बैंकर्स और पुलिस के शुगर लॉबी नेटवर्क में कांग्रेस एनसीपी के मास बेस को नहीं तोड़ पाए थे। तब 2014 में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने समझा कि कभी रूरल प्रॉस्पेरिटी का सिंबल माने जाने वाले शुगर कोऑपरेटिव्स को करप्शन, मिसमैनेजमेंट और पर्सनल इंटरेस्ट ने किस हद तक खोखला किया हुआ है। 2014 और 2015 में लगातार महाराष्ट्र में सूखा पड़ा और किसानों को भारी नुकसान हुआ। इस वाटर स्कार्सिटी का कारण भी शुगर लॉबी ही थी। महाराष्ट्र के शुगर बैरन्स की लॉबिंग से 1980s में शुगर फैक्ट्रीज ऑर्डर पास हुआ था, जिसने कोऑपरेटिव फैक्ट्रीज को सोर्सिंग एरियाज के साथ काफी टाइटली लिंक कर दिया था और इस अरेंजमेंट को कुछ ही केसेस में रिलैक्स किया जा सकता था। 1995 में शिवसेना भाजपा गवर्नमेंट ने जोनिंग लॉज को कुछ लिबरलाइज किया था, लेकिन तब तक अधिकतर शुगर बैरन्स एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिशियंस बन चुके थे और उनके इन्फ्लुएंस और कंट्रोल को तोड़ना बहुत ही कठिन था। महाराष्ट्र में राज्य सरकारों ने शुगर केन के लिए मिनिमम प्राइसेस वाले लॉज भी बनाए, लेकिन किसानों की पेमेंट की व्यवस्था उन्होंने इंस्टॉलमेंट में कर दी। इससे हुआ ये कि महाराष्ट्र में शुगर प्राइसेस को नेशनल और ग्लोबल शुगर प्राइसेस से डीलिंक कर दिया गया, जिसने अल्टीमेटली महाराष्ट्र के किसानों को बहुत कठिन सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दिया। अर्ली 2000s में ग्लोबल शुगर प्राइसेस फ्लक्चुएट हुए और उस शॉक के बाद राज्य और केंद्र सरकार दोनों ने महाराष्ट्र की शुगर इंडस्ट्री को स्टेबलाइज करने के लिए बहुत सारे फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग पैकेजेस दिए। 2003 से राज्य सरकारों ने शुगर फैक्ट्रीज को इजी लोन्स दिए। 2002 से 7 तक शुगर केन परचेज टैक्स को सस्पेंड कर दिया गया और फार्मर्स को भी डायरेक्ट फिस्कल इंसेंटिव्स दिए गए। जैसे जैसे शुगर फैक्ट्रीज लॉस में जा रही थी, उनको उससे बचाने के लिए छोटे छोटे किसानों को गन्ने की खेती करते रहने के लिए इंसेंटिवाइज किया गया। इस इकोसिस्टम को मैनेज करने के लिए सिटीज से वाटर डाइवर्ट करके शुगर केन फार्मर्स को इजी वाटर एक्सेस दिया गया। 2010 के बाद से ये चीज नॉर्म बन गई और शुगर इकोसिस्टम को चलाने के लिए पानी एक महत्वपूर्ण टूल बन गया। 2014 आते आते स्थिति ऐसी थी कि मेजॉरिटी शुगर कोऑपरेटिव फैक्ट्रीज बैंक्रप्सी की कगार पर थी। लोकल सत्रप्स तो सरकारी पैसा साइफोन ऑफ कर ले रहे थे, लेकिन छोटे गन्ना किसानों पर इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ रहा था, क्योंकि वो अपनी कमाई के लिए इन कोऑपरेटिव्स पर एक्सेसिवली डिपेंडेंट थे। जब 2014 में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने तो उनके सामने किसानों की आय की समस्या, कोऑपरेटिव्स में टैक्स पेयर्स का डूबता पैसा और एक बड़ी वाटर स्कैरसिटी को सॉल्व करना था। इसके लिए उन्होंने कई इंफ्रास्ट्रक्चरल और रिफॉर्म इनिशिएटिव शुरू किए, जैसे दिसंबर 2014 का जल युक्त शिविर अभियान और 2015 का क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस बियॉन्ड शुगर केन प्रोग्राम। कुछ भाजपा नेताओं के पास अपने शुगर मिल्स जरूर थे, लेकिन उनका शुगर लॉबी में कोई स्ट्रॉन्ग बेस नहीं था। उनके टेन्योर के पहले कुछ ही वर्षों में देवेंद्र फडणवीस ने समझ लिया था कि बिना इस सिस्टम में इनरोड्स बनाए महाराष्ट्र में ना तो कोई सब्सटैंशियल रिफॉर्म किया जा सकता है और ना ही लंबे समय तक सरकार में रहा जा सकता है। अब इतने डीपली एंट्रेंच्ड कोऑपरेटिव सिस्टम में बिना किसी बेस के नए लीडर्स को खड़ा करना कोई आसान काम तो है नहीं। तो देवेंद्र फडणवीस ने एग्जिस्टिंग शुगर बैरन्स को ही 2019 से भाजपा के पक्ष में लाना शुरू कर दिया था। देवेंद्र फडणवीस ने कई बैंकरप्ट कोऑपरेटिव्स के हेड्स के अगेंस्ट ईडी की जांच करवाई, कई कोऑपरेटिव्स को बचाने के लिए वापस लोन्स दिए और जोनिंग लॉज को काफी रिलैक्स किया। 2019 में देवेंद्र फडणवीस के इन स्ट्रेटेजिक मूव से राधाकृष्ण विखे पाटिल, सुजॉय पाटिल, हर्षवर्धन पाटिल, मोहिते पाटिल, मनोज घोरपड़े और अतुल देशमुख जैसे बड़े बड़े शुगर बैरन्स को कांग्रेस और एनसीपी से भाजपा के पक्ष में लाया गया। फडणवीस के कुछ जेन्युइन रिफॉर्म्स और फिर मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव्स अमित शाह के टाइमली इंटरवेंशंस ने कई शुगर मिल्स को बैंक्रप्सी से बचाया और इनमें से कई कोऑपरेटिव्स अब प्रॉफिटेबल भी हुए हैं। शिवसेना और एनसीपी के स्प्लिट और फिर देवेंद्र फडणवीस के शुगर लॉबी में ब्रीच ने वो कर दिखाया है जिसने महाराष्ट्र के शुगर डैडी कहे जाने वाले वेटरन लीडर शरद पवार को भी काफी हद तक कमजोर कर दिया है। अब देखना यह है कि कुछ ही दिन में आने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन की राजनीति में चीनी की मिठास घुलेगी या फिर उद्धव ठाकरे, शरद पवार और नाना पटोले की महाविकास अघाड़ी की सत्ता में वापसी होगी। सरकार चाहे जिसकी भी बने, ये निश्चित है कि इस बार भी चीनी ही ये तय करने वाली है कि महाराष्ट्र की राजनीति के गेम ऑफ थ्रोन्स में कौन असली किंग होगा। धन्यवाद।